Welcome all viewers. In this video, I'm going to discuss a few important and multiple choice questions from international relations. So now after the questions, very first question is fill in the blanks that is commonly said to mark the beginning of modern international politics. A. Renaissance. B. Peace of Westphalia. C. Glorious Revolution. And the French Revolution. So you have to choose which option is correct. जैसा कि इसका हिंदी अनुवाद होगा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत किस घटना के साथ माना जाता है? ए. पुनर्जागरण. बी. पीस ऑफ वेस्टफेलिया. सी. गोरखपुर क्रांति. डी. फ्रांसीसी क्रांति. इसका करेक्ट आंसर होगा द पीस ऑफ वेस्टफीलिया. एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन है द पीस ऑफ वेस्टफीलिया इज कॉमनली सेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ओके, सो ये जो 1648 में जो पीस ऑफ वेस्टफीलिया हुई उसके बाद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत मानी जाती है. The next question is the academic discipline of international relation emerged in the aftermath of A. World War II. B. World War I. C. Cold War. D. None. इसका हिंदी अनुवाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक एकेडमिक अनुशासन के रूप में, एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ किस घटना के बाद या किस युद्ध के बाद? तो ए. द्वितीय विश्व युद्ध. बी. प्रथम विश्व युद्ध. सी. शीत युद्ध. या कोई नहीं. इसका करेक्ट आंसर होगा ए. बी. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. The academic discipline of international relations, frequently shortened to IR, emerged in aftermath of World War I, 1914 to 1918. So this is very important question because अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विषय के रूप में, अनुशासन के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरा या तब से इसकी पढ़ाई शुरू हुई, इसकी स्टडी शुरू हुई. अगला क्वेश्चन है दिस स्टेट centric approach has often been illustrated through the so-called A. mixed actor model. B. billiard ball model. C. both. D. none. राज्य केंद्रित उपागम तथाकथित राज्य केंद्रित उपागम को बोला जाता है कि एक्सप्लेन किया जाता है प्राय किस मॉडल के द्वारा? मिक्स्ड एक्टर मॉडल या बिलियर्ड बॉल मॉडल या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. बिलियर्ड बॉल मॉडल. बिलियर्ड बॉल मॉडल के द्वारा सो कॉल्ड स्टेट सेंट्रिक अप्रोच को इलिस्ट्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन टू. दिस स्टेट सेंट्रिक अप्रोच has often been illustrated through the so-called billiard ball model, which dominated thinking about international relations in 1950 and later, and was particularly associated with realist theory. तो ये रियलिस्ट थ्योरी का ही एक देखा जाए तो भाग था जिसमें राज्य केंद्रित उपागम को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बिलियर्ड बॉल मॉडल को यूज किया जाता था या एक्सप्लेन करने के लिए उसका इस्तेमाल होता था. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4. हु सेड ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज, इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ वर्कर्स एंड ह्यूमैनिटी जनरली एंड फ्लोज ऑफ टेक्नोलॉजी? ए. गिडेंस. बी. हेल्थ. सी. स्कॉल्टे. डी. भगवती. निम्नलिखित में से किस विचारक ने वैश्वीकरण को परिभाषित किया है कि वैश्वीकरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ क्या है एकीकरण है? किसके द्वारा? तो व्यापार, एफडीआई, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज
और मजदूर और मानवता के अंतर्राष्ट्रीय भाव, सामान्यता और तकनीक का बहाव, टेक्नोलॉजी का फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, भगवती। एक्सप्लेनेशन यू कैन सी। अगला सवाल है, 5th क्वेश्चन है, द लिबरल मॉडल ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन। यहाँ पे आप इसका सवाल का मतलब ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या वैश्विक राजनीति का जो उदारवादी मॉडल है किस पे आधारित नहीं है। ए, ह्यूमन बीइंग्स आर रेशनल एंड मोरल क्रिएचर, मतलब मानव जाति एक विवेकशील और नैतिक प्राणी है। ए, बी, हिस्ट्री इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस। इतिहास एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है जिसको आप जिसका विश्लेषण या जिसकी विशेषताएं हो सकती है या जिसकी विशेषताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना, इसको बढ़ाना। सी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मेक वार लेस लाइकली। सी ऑप्शन बोलता है कि व्यापार और आर्थिक जो मतलब इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे जो निर्भरता है, वो युद्ध को कम करता है। डी, डेमोक्रेसी इज नॉट इनहेरेंटली पीसफुल, मतलब लोकतंत्र शांति को बढ़ावा नहीं देता या शांति का दूत नहीं है या उसमें शांति संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक चीज दिमाग में रखना है कि वेदर इट इज लिबरल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और ग्लोबल पॉलिटिक्स, you will find one thing very important, that liberal model incorporates democracy, but in this option you can see democracy has not been incorporated, means बोला जा रहा है कि लोकतंत्र पे आधारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट इनहेरेंटली पीसफुल, जो कि गलत है। तो इस प्रकार डी करेक्ट आंसर है, बाकी सभी सही है। मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स, द लिबरल मॉडल ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्वियसली ए, बी, सी and D also if not is removed from this option. Now next question is, and this is very important, often asked in examination, who used term super power first? निम्नलिखित में से किन्होंने सुपर पावर शब्द की पहली बार उपयोग किया? जे मॉर्गनथाउ, बी विलियम फॉक्स, सी जॉन निक्सन, डी मिलीबैंड। इसका करेक्ट आंसर है बी विलियम फॉक्स। First used as superpower by William Fox in 1944, the term indicates a power that is greater than a traditional great power. सुपर पावर ग्रेट पावर से इन अर्थों में अलग है, क्योंकि सुपर पावर को समझा जाता है कि ऐसी शक्ति जो किससे ही बड़ी, जो पुराने तरीके से जो ग्रेट पावर यूज हो रहा है उससे ही बड़ी है। जैसे पुराने तरीके से ग्रेट पावर यूज होता था किन के कॉन्टेक्स्ट में? ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो अभी का जो सुपर पावर है उस कॉन्टेक्स्ट में 1944 के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है, वो सुपर पावर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। अगला सवाल है, द फोर्थ वर्ल्ड टर्म इज यूज्ड फॉर विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड? जो चौथी दुनिया जो शब्द है इसका इस्तेमाल देश के विश्व के किस क्षेत्र के लिए किया गया था? ए साउथ एशिया, बी साउथ अमेरिका, सी सब सहारन अफ्रीका, डी रशियन रीजन। इसका करेक्ट आंसर है बी सब सहारन, सॉरी सी सब सहारन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर क्रोनोलॉजिकली। निम्नलिखित घटनाओं को जो कि शीत युद्ध के समय घटित हुआ था उसका क्रम में अरेंज करें उसको। पहला है, फर्स्ट सोवियत यूनियन इन्वेड्स अफगानिस्तान, सेकंड सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया, थर्ड कम्युनिस्ट चाइना ज्वाइंस यूनाइटेड नेशंस, फोर्थ कुवान मिसाइल क्राइसिस। So you have to arrange chronologically which one is the correct option. As you might have heard or knowing that Kuvan missile crisis
took place in 1962. So obviously it is going to be the first. So you have to find that 4 is going to be first in B and D. So you have to eliminate. Such a question must be sorted out through elimination. आपको पता होगा कि कुबान मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, तो इस प्रकार ऑप्शन बी और डी में चौथा ऑप्शन फर्स्ट है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगला इवेंट कब हुआ था। तो इसके बाद जो देख सकते हैं आप कि आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट चाइना जो है यूएन को 1971 में ज्वाइन किया था, और सोवियत यूनियन इन्वेड्स अफगानिस्तान इन 1980 एंड सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया 1968। सो फर्स्ट हो जाएगा कुबान मिसाइल क्राइसिस नंबर 4, सेकेंड हो जाएगा सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया इन सेकेंड। सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4, 2, 3, 1. Now moving to the next question. You can see this is what you can say the event took place in respective years. And the next question is the literal meaning of glasnost. Russian word is A. loosening, B. restructuring, C. closeness, D. openness. मतलब ग्लासनोथ जो एक रशियन शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढीला करना या रिस्ट्रक्चरिंग या बंद करना, क्लोजनेस या ओपननेस। एक रशियन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है डी, ओपननेस। ग्लासनोस्ट Russian literally openness used in Soviet Union to refer the freedom of expression within the context of one party communist state। ये जो शब्द है एक रशियन शब्द है जिसका अर्थ होता है ओपननेस, और ये सोवियत संघ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक पार्टी जो साम्यवादी राज्य के अंदर थी उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये मतलब इंडिकेट करता है, उसको बताता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, मतलब एक्सप्रेस करने की आज़ादी से इसका सरोकार है। अगला सवाल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट तालिबान सीज पावर इन अफगानिस्तान 1995, 96, 97, 98। ये अभी भी रिलेवेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। अगेन तालिबान सीज पावर इन अफगानिस्तान आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएसए। सो विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? तालिबान अफगान की जो सत्ता है या शक्ति है कब हथिया लिया? 95, 96, 97, 98। इसका करेक्ट आंसर है 1996। So thank you for watching. If you like this, then obviously you should share to your friends. अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसका शेयर करें। धन्यवाद।